राहुल गांधी विदेश में जाके सास बहू का झगड़ा कर रहे हैं, शर्म नहीं आती उनको। पाकिस्तान को इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने वाला चीन धराशायी हो गया। 3 दिन का, अगर 1 महीने भी दिल्ली बंद होती ना तो भी कबूल है। हाँ जी, क्या मुसलमान इस चीज को समझता है कि केजरीवाल भी भ्रष्ट है या कांग्रेस भी भ्रष्ट है? जिस दिन उनका वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा, पता नहीं इस देश का क्या होगा। हर आदमी एक खिलजी बनकर उभरेगा। कई मुल्क इस्लामिक राष्ट्र बन चुके हैं, आप इस इतिहास को झुटला नहीं सकते हैं। आपका अफगानिस्तान क्या है, खत्म हो गया ना। कभी हिंदू रहते थे, आज रह सकते हैं वहाँ, क्योंकि मीना जी तो सरकारी अफसर बन बैठे हैं। हाँ, एक पीढ़ी तर गई, दूसरी पीढ़ी भी तर गई, अरे कितनी पीढ़ी तारोगे? कि पार्टी लोकतांत्रिक जरूर कहती है, लेकिन फैसला नरेंद्र मोदी लेते हैं और उस फैसले के अगेंस्ट कोई भी खड़ा नहीं होता है। नितिन गडकरी की फोटो नहीं है, अमित शाह की नहीं है, राजनाथ की नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की 26 तस्वीर है। नवभारत टाइम्स उठा के काउंट कर लीजिए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सबको अपने लीडर में पूरा यकीन है। जहाँ राष्ट्रवाद जन्म लेता है वहाँ नरेंद्र मोदी का उदय होता है। जी हाँ, वरना हिंदू तो इतना बटा हुआ है, पता नहीं कब कब समझेगा अब क्या होगा इसका। आस्था से कभी भी कोई भी व्यक्ति समझौता नहीं करता। जब मुसलमान नहीं कर सकते तो हिंदू क्यों करे? सारे मुसलमानों के वोट एक थैले में जाते हैं, क्यों? आस्था के नाम पर। एक अनार और पता नहीं कितने बीमार। ममता कहती मैं पीएम, लालू कहता लालू जी की एक पैर कब्र में अटका हुआ फिर भी मैं पीएम। नीतीश कुमार सुशासन बाबू, बिहार संभल नहीं रहा, मैं पीएम। जी सर, क्या नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले? उमेश सिंह नाम है मैडम। वैसे मैं पैदाइश तो बनारस की है, लेकिन अच्छा। 2005 से दिल्ली में हूँ। अच्छा, दिल्ली के अभी फिलहाल निवासी हैं। 10-15 साल हो गया। ये पूछना चाहेंगे सर आपसे, अभी जो है राजनीतिक जंग छिड़ी है केंद्र सरकार वर्सेस विपक्षियों के बीच में, किसका पलड़ा भारी मानते हैं? देखिए, इस देश में ना दरअसल इस समय जो माहौल है वो माहौल है मिला जुला। एक तो आस्था का विषय। आस्था से कभी भी कोई भी व्यक्ति समझौता नहीं करता। जब मुसलमान नहीं कर सकते तो हिंदू क्यों करे? सारे मुसलमानों के वोट एक थैले में जाते हैं, क्यों? आस्था के नाम पर। तो आप हिंदुओं को क्यों बोलते कि अक्लमंदी से काम लो? बेरोजगारी देखो, भ्रष्टाचार देखो, उनके लिए वो चीज लागू नहीं होती है क्या? मेरा कहने का मतलब समझिए, बहुत बड़ा तर्क दे रहा हूं मैं। क्या मुसलमान इस चीज को समझता है कि केजरीवाल भी भ्रष्ट है या कांग्रेस भी भ्रष्ट है? यही तर्क विपक्ष वाले देते हैं इस संबंध में कि जो आस्था की बात है या जो हिंदू मुस्लिम है वो बीजेपी पार्टी कराती है, मंदिर के नाम पर वोट बीजेपी पार्टी लेती है। इस पर क्या कहेंगे? मेरे को एक बात बताइए आप मैडम, मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू बच्चे पैदा करो। क्यों करो? क्योंकि आबादी कम हो रही है। जिस दिन उनका वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा, पता नहीं इस देश का क्या होगा। हर आदमी एक खिलजी बनकर उभरेगा, कहते हैं। सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। और ऐसा हुआ है, कई मुल्क इस्लामिक राष्ट्र बन चुके हैं, आप इस इतिहास को झुटला नहीं सकते हैं। आपका अफगानिस्तान क्या है, खत्म हो गया ना। कभी हिंदू रहते थे, आज रह सकते हैं वहाँ। पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है पता है आपको? ऐसे कितने देश गिना दूं मैं आपको। लेकिन मेरी बात सुनिए, मुद्दा ये नहीं है कि किस देश से हिंदू पलायन कर गया या हिंदू सभ्यता लुप्त हो गई। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि इस देश में जहाँ पर कि हिंदू अभी भी बहुतायात में हैं, वो बच्चे पैदा क्यों नहीं करते? उसकी वजह बताता हूँ आपको। मैं मान लीजिए कॉर्पोरेट में नौकरी करने वाला शख्स हूँ, मेरी तनख्वाह मान लीजिए 1.5 लाख रुपए महीना है। मेरे बच्चे की फीस जाती है कम से कम औसत 11,000 रुपये महीना जाती है। मैं 3 बच्चे पैदा करूंगा तो 33,000 हो जाएंगे। तो मैं बच्चों को शिक्षण दूं, घर खरीदूं, उनके फ्यूचर के लिए प्लान करूं या क्या करूं? समस्या क्या है? देखिए, मुसलमानों के बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, पता है ना आपको कि नहीं पता है? पता है ना? जी पता है। उनको स्कूल में फीस नहीं देनी पड़ती, चाहे वो डीपीएस हो चाहे अमेठी हो। हिंदू के बच्चे को तो देनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात में आरक्षण नहीं लागू होता वहाँ, तो आबादी कैसे बढ़ जाएगी भाई? मोहन भागवत से प्रश्न है मेरा, आबादी बढ़ाना है तो आरक्षण दीजिए उनको भी, या तो आरक्षण समूल नष्ट करिए, लोगों को मेरिट पे आने दीजिए। आरक्षण आपका ये मुद्दा था कि हो तो सबके लिए हो वरना किसी के लिए। बिल्कुल जायज बात है ना मैडम। आज चीज बताइए, आज पांडे मिश्रा ये क्या नौकरी कर रहे हैं? ये गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, ये गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। वहाँ आपको दूसरे निचली जाति के लोग नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मीना जी तो सरकारी अफसर बन बैठे हैं। हाँ, एक पीढ़ी तर गई, दूसरी पीढ़ी भी तर गई, अरे कितनी पीढ़ी तारोगे? कब खत्म होगा ये जहर? बेरोजगारी तो बहुत बात की चीज़ है ना, वो तो सिस्टम ड्रिवन है। आपको तो रोजगार पैदा करने के अवसर निकालने पड़ेंगे, पर बेसिक लड़ाई
80% पाने वाला बच्चा बेचारा गार्ड बन रहा है, हाँ, और 60-65% वाला बन के वो जाके IIT का स्टूडेंट बन के घूम रहा है। NTPC के कैंपस में जाके पता करो, सारे आरक्षण वाले बच्चे घूम रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है इस देश के टैलेंट के साथ आप लोगों ने। ठीक, आपने देश के टैलेंट की बात की सर। देश में अभी एक और मुद्दा गरमाया हुआ है, हम बैठेंगे पीएम की कुर्सी पर तो हम बैठेंगे। आपके हिसाब से सबसे सही व्यक्ति उस कुर्सी के लिए कौन? देखिए, इस देश में राजनीति जो है ना, अवसरवादिता का दूसरा नाम है। ये तो मैं अभी से नहीं, सालों से ये चलन आ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में कम से कम एक बात बड़ी उभर कर आई है, वो ये उभर कर आई है कि भारतीय जनता पार्टी में एक थोड़ी सी डिक्टेटरशिप आई है। डिक्टेटरशिप का मतलब ये है कि पार्टी लोकतांत्रिक जरूर कहती है, लेकिन फैसला नरेंद्र मोदी लेते हैं और उस फैसले के अगेंस्ट कोई भी खड़ा नहीं होता है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक, अगर नरेंद्र मोदी सही है तो आपका देश सही रास्ते पे चल रहा है, मानते इस चीज को, क्योंकि वो डिक्टेटर है। मैं इसमें दो राय नहीं कि डिक्टेटर नहीं है। कल के अखबार में उनकी 26 फोटो है, नितिन गडकरी की फोटो नहीं है, अमित शाह की नहीं है, राजनाथ की नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की 26 तस्वीर है। नवभारत टाइम्स उठा के काउंट कर लीजिए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सबको अपने लीडर में पूरा यकीन है, और हाथी के पैर में सबका पैर। जो नरेंद्र मोदी जी का फैसला है वो बीजेपी का फैसला है और इस देश का फैसला है, क्योंकि बहुमत से आई हुई सरकार है। मैं समर्थन करता हूँ मोदी जी का, जी हाँ, उनके डिक्टेटरशिप का भी समर्थन करता हूँ। इस देश को अगर कोई सुधार सकता है ना, ऐसा ही डिक्टेटर सुधार सकता है, वरना हिंदू तो इतना बटा हुआ है, पता नहीं कब कब समझेगा अब क्या होगा इसका। नहीं, विपक्षी वाले लेकिन आपकी बात का समर्थन नहीं करते। विपक्षी वाले सर ये कहते हैं जो बीजेपी को वोट डालता है वो तो राक्षस है। देखिए, ये किसी, कहते हैं, मेरी बात सुनिए, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, इनके पास बचा कुछ नहीं है। अच्छा, विपक्ष के पास बचा क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत का ऐलान हो रहा है, मुझे बताइए। अब वो लोग भारत जोड़ो यात्रा अच्छा, सुनिए, स्टेट में आगे स्टेट की पॉलिटिक्स अलग होती है। स्टेट सुनिए, स्टेट की पॉलिटिक्स डिफरेंट होती है, उसके पैरामीटर्स अलग होते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे अभी कर्नाटक के ले लीजिए, कर्नाटक में येदुरप्पा को साइडलाइन करना, किसी और को प्रमोट करना, तो उसमें कई वोट बढ़ जाते हैं। जब राष्ट्र की बात आती है ना, तो सब एक सोच होती है कि राष्ट्र को कौन आगे ले जा सकता है। वहाँ क्षेत्रीयता खत्म हो जाती है, वहाँ राष्ट्रवाद जन्म लेता है। जहाँ राष्ट्रवाद जन्म लेता है वहाँ नरेंद्र मोदी का उदय होता है। जी हाँ, लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं ये तो चाय बेचता था, ये तो देश को संभाल ही नहीं पा रहा है। डिग्री पर सवाल उठाते हैं मोदी सरकार के या नरेंद्र मोदी के, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर साक्षरता ही पैमाना है प्रधानमंत्री बनने का, तो कांग्रेस अपने दामन में भी देख ले, अपने दामन में भी देख ले कितने अनपढ़ों को कहाँ कहाँ बैठा रखा है उन्होंने। मैडम, ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कांग्रेस के खून में राजनीति है। कांग्रेस के खून में राजनीति है तो राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति सबके खून में होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपके भी खून में राजनीति होनी चाहिए, मेरे खून में राजनीति होनी चाहिए। अगर आप राजनीति को नहीं समझोगे तो देश बिना नीति के चलेगा ना। राजनीति का अर्थ क्या होता है? सिर्फ यही थोड़ी ना होता कि मंत्री की कुर्सी ली, टेंडर बांटे और पैसा निकाला, ऐसा नहीं। राजनीति का अर्थ ये होता है कि आपको राज करने का अवसर जनता दे रही है और आपकी नीतियों से जनता का भला हो, ये राजनीति होती है। हो रहा है अभी जनता का कि नहीं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि कुछ ऐसे फैसले, ठोस फैसले मोदी जी ने लिए हैं। पहली बात तो आप ये देखिए क्या छवि बनाई उन्होंने G20 में। इतने देश आ गए, चीन को औंधे मुंह गिरा दिया, पाकिस्तान को इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने वाला चीन धराशायी हो गया। हाँ, आपने वो साइड से स्वेज नहर का पर्याय ढूंढ लिया। हाँ, ये सब फैसले लोगों को नजर नहीं आते। राहुल गांधी विदेश में जाके सास बहू का झगड़ा कर रहे हैं, शर्म नहीं आती उनको? क्यों नहीं कहेंगे पप्पू उनको? बताइए मुझे आप। यहाँ देश गौरव मना रहा, राष्ट्र का गौरव बढ़ रहा है, और आप विदेश के मंच पर जाकर ये छीटाकशी कर रहे हो। अरुंधति राय वो पता नहीं कहाँ बैठ के क्या बुराई कर रही है। ये कौन लोग है भाई? इन्हें कभी भी राष्ट्र में कोई चीज पॉजिटिव दिखती ही नहीं है। नहीं, इसमें भी जो कांग्रेस को समर्थन करते हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने 3 दिन के लिए दिल्ली बंद करा दी, हम काम पर नहीं जा सकते हैं। बताइए। देखिए मैडम, 3 दिन क्या, अगर 1 महीने भी दिल्ली बंद होती ना तो भी कबूल है। हाँ जी, उसके पीछे वजह है ये जो नीतियां बन रही है ना। ये आपको पता है कि आप यूरोपियन कंट्री से आपका व्यापार सरल हो गया है। आज UAE का प्रेसिडेंट अभी तक आपके स्टेट में बैठा हुआ है।
हाँ, इसको आप कम आंकते हैं। ये वो पॉलिसीज हैं जो हर औसत इंसान को फायदा पहुंचाती है। समझने की कोशिश करिए। उसके लिए 3 दिन दिल्ली बंद करने का ये तो ढिंढोरा पीटने की जरूरत ही नहीं है भाई। ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल को आप जनता की मजबूरी बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आज ऑड इवन वो चल जाएगा, मैं उसका भी समर्थन करता हूँ। तो वहाँ क्यों नहीं आप डंडा पीटते, अरे ये क्या कर दिया केजरीवाल ने, मेरी गाड़ी नहीं है मैं कैसे जाऊँ। ऐसा नहीं है। देखो, देश हित में जो चीज़ होती है तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो कुर्बानी भी नहीं है, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। 2-3 दिन में सब वारे नारे हो जाएंगे। लेकिन आपने क्या हासिल किया लॉन्गर टर्म में, ये मायने रखता है मैडम। ये देखो, ये तो इनके पास कुछ कहने को है नहीं। विपक्षी इस समय बौखलाए हुए हैं। ठीक है, एक अनार और पता नहीं कितने बीमार। ममता कहती मैं पीएम, लालू कहता लालू जी की एक पैर कब्र में अटका हुआ फिर भी मैं पीएम। नीतीश कुमार सुशासन बाबू, बिहार संभल नहीं रहा मैं पीएम। तो ये इनकी खिचड़ी पकने वाली है नहीं। देश का युवा समझदार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है।